हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.74 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। टू लोड्स ऑफ द सेम मास आर टाइड टू द एंड ऑफ अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड पास्ड थ्रू अ वेटलेस पुले एज शोन इन फिगर। चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड द लोड्स आर एट द सेम लेवल. Then the right load abruptly acquires a horizontal velocity v in the plane of the figure. Pick the correct options from the given options. यानी आपको ऑप्शंस दिए हैं और आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन पिक करने हैं। सो ऑप्शंस क्या हैं अभी देखेंगे। पहले एक बार आप चित्र देखें। जो चित्र दिया हुआ है इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड, पहले आप उसे समझ लें। एक रूफ से एक स्ट्रिंग को बांधा गया है, फिक्स कर दिया गया है, और एक पुले जो कि फिक्स्ड पुले है के दोनों एंड्स पर दो ब्लॉक लटकाए गए हैं कुछ इस तरह से। ब्लॉक्स को लोड कहा गया है और यह बताया गया कि दोनों लोड्स सेम मास के हैं। सो मैं यहां पर इन्हें प्रेजेंट कर रहा हूं, आप ध्यान दें। ये सिमिलर मास वाले लोड्स हैं, ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। और इस ब्लॉक को एब्रप्टली v वेलोसिटी से इसी प्लेन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टार्ट किया गया है। यह प्रॉब्लम एक वर्टिकल प्लेन पे है और उसी प्लेन पर v हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ अचानक हमने इस ब्लॉक को स्टार्ट किया है। अब एक इवेंट स्टार्ट हुआ है, इसके बाद कुछ ऑप्शंस दिए हैं और आपको सही ऑप्शन पिक करना है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि दोनों लोड्स के मास सेम है, इनके वेट को प्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं इस चित्र में। आप ध्यान से देखें, मैं इन्हें mg लिख रहा हूं। इसके अलावा स्ट्रिंग में लगने वाले टेंशन को, यानी आप कह सकते हैं कि जो टेंशन ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को दे रही है उसे मैं कुछ इस तरह से, और जो टेंशन स्ट्रिंग इस ब्लॉक को दे रही है उसे यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। सो इतना डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब ऑप्शंस पे आए। पहला ऑप्शन है लेफ्ट लोड विल स्टार्ट विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन, यानी ये ऊपर को जाएगा जब मोशन स्टार्ट होगा। आप ये मान लें कि इनिशियली जैसा दिया हुआ है ये सिस्टम रेस्ट में था और आपने t बराबर 0 पर अचानक v वेलोसिटी के साथ इसे स्टार्ट किया। अब आपको बताना है कि स्टार्ट करते ही ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा या नहीं करेगा। सो पहला ऑप्शन है कि लेफ्ट ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरा ऑप्शन है राइट लोड विल स्टार्ट विद अपवर्ड एक्सेलरेशन, ये अपवर्ड एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट करेगा, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। और अदर टू ऑप्शंस हैं लेफ्ट लोड विल बी लोअर इन अ टाइम, राइट लोड विल बी लोअर इन अ टाइम, ये लास्ट ऑप्शन है। सो पहले दो ऑप्शंस एट द स्टार्टिंग मूवमेंट पूछे गए हैं और अगले दो ऑप्शन किसी प्रॉपर टाइम t इक्वल टू t पर पूछे गए हैं। तीसरे और चौथे ऑप्शन में इस बात को बताया गया है या हमें यह कैलकुलेट करना है कि दोनों में से कौन सा ब्लॉक टाइम पास होने के बाद नीचे रहेगा और कौन सा ऊपर रहेगा। सो ज्यादा लोअर पोजीशन में जो ब्लॉक है हमें उसे पता लगाना है। तो ध्यान दें, t बराबर 0 पर जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, यानी इस ब्लॉक को जब अचानक v वेलोसिटी देंगे सेम प्लेन पे, तो जो फोर्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट है मैंने उन्हें बना दिया है। अब जैसे ही आप ये वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि टेंशन में एक सडन चेंज आएगा। अभी तक जब तक ये वेलोसिटी नहीं दी गई है तब तक आप ये कह सकते हैं कि t और mg इक्वल हैं और यही वजह है कि सिस्टम रेस्ट में है। जैसे ही आप ये वेलोसिटी देंगे टेंशन में एक सडन चेंज आएगा। टेंशन में सडन चेंज के बाद इस सिस्टम में एक हरकत होगी और ये एक्सेलरेट हो जाएगा। सो हमें पता लगाना है कि इनिशियल टाइम पर कौन सा ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लेते हैं कि जैसे ही इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा a एक्सेलरेशन के साथ। अब यहां पर ध्यान दें, इस बात को मानने के पीछे कोई बेस नहीं है कि ये डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बात को वरी करना भी नहीं चाहिए कि हम किस ब्लॉक को अपवर्ड माने किसे डाउनवर्ड। आप ये समझते हैं कि अगर इस ब्लॉक को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करूंगा और फाइनली मेरा ए नेगेटिव आ जाएगा तो इसका सीधा अर्थ ये होगा कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। सो अगर मैं इसे अपवर्ड मान के पॉजिटिव आंसर लाऊं तो भी मैं नतीजे तक ही पहुंचूंगा
और अगर मैं इसे अपवर्ड मान के निगेटिव लाऊं तो भी मैं नतीजे तक ही पहुंचूंगा। तो एक आर्बिट्रेरी पैटर्न में मैंने इसके एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए कंसीडर कर लिया है। अब चूंकि मैंने इसके एक्सेलरेशन को डाउन साइड ए कंसीडर किया है, तो क्या क्या बातें हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं आप उन्हें समझें। इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन को डाउन कंसीडर करने के बाद मैं ये क्लियरली कह सकता हूं कि स्ट्रिंग का ये पार्ट जो लेफ्ट साइड है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से चलेगा, और चूंकि ये अपर पोर्शन रेस्ट में है तो आप समझ सकते हैं कि इस पॉइंट के एक्सेलरेशन को इन दोनों पॉइंट के एक्सेलरेशन के एवरेज के बराबर होना चाहिए। सो इस पार्ट के एक्सेलरेशन को अपवर्ड डायरेक्शन में ए ही बनाना पड़ेगा। आप ये समझ सकते हैं कि जब एक वेक्टर क्वांटिटी डाउन साइड ए होगी और दूसरी अपसाइड ए, तभी उन्हें जोड़ के एवरेज निकालने पर जीरो आ सकेगा। सो एवरेज एक्सेलरेशन कंसेप्ट से पूरी प्रॉब्लम में हम स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट के एक्सेलरेशन तक पहुंच सकते हैं। सो इसके एक्सेलरेशन को जीरो और इसके एक्सेलरेशन को डाउन साइड ए मानते हुए आप ये क्लियरली समझ गए होंगे कि इसके एक्सेलरेशन को मुझे अपवर्ड ए मानना पड़ेगा। अब एक दूसरे पॉइंट पर आए कि आपने इस राइट ब्लॉक को v स्पीड के साथ स्टार्ट किया है, तो क्लियरली इस स्ट्रिंग के टेंशन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी हमें दिख रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि इस टर्मिनल पॉइंट के अबाउट ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैंने टर्मिनल पॉइंट को चुना है, ये बिल्कुल वो पॉइंट है जो पॉइंट रेस्ट में कहा जा सकता है। आप ये समझे कि ये जस्ट 90 डिग्री कॉर्नर पे बैठा हुआ पॉइंट लिया गया है। इस पॉइंट को जीरो वेलोसिटी मैं मान रहा हूं इस डायरेक्शन में। आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक को v स्पीड से खींचा है तो ये v स्पीड इस स्ट्रिंग के हर पार्टिकल को डिक्रीजिंग पैटर्न में मिलेगी, और इस टर्मिनल तक पहुंचते पहुंचते ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। आप इस v को ये भी ना समझें, ये मैंने इस पॉइंट की वेलोसिटी के लिए लिखा है, हालांकि क्लैरिटी के लिए मैं इसे हटा देता हूं और डायरेक्ट इसे 0 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूं। सो इस पॉइंट की वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकेंड और इस पॉइंट की वेलोसिटी को v कहा जा सकता है। यानी मैं क्लियरली कह सकता हूं कि इस पॉइंट के चारों तरफ ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब ध्यान दें, अगर ये ब्लॉक इस पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके एक्सेलरेशन के लिए, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, एक इक्वेशन डेवलप की जा सकती है। लेकिन उस इक्वेशन को हमें उस ऑब्जर्वर से डेवलप करवाना होगा जो इस पॉइंट पर बैठा है। सो अब ध्यान दें कि अगर ये स्ट्रिंग ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में ए होगा, और अगर मैं इस पॉइंट को ऑब्जर्वर पॉइंट मानते हुए इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो मुझे इस एक्सेलरेशन के चलते एक स्यूडो जो कि इस ब्लॉक के मास और इस एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से दिया जाएगा डाउनवर्ड बनाना होगा। यहां पर ध्यान दें, ए को केवल न्यूमेरिकल वैल्यू माना जा रहा है। यही वजह है कि हर वेक्टर की डायरेक्शन को एरो से प्रेजेंट किया जा रहा है। अब ध्यान दें, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आपके सामने है। इस पर लगने वाले फोर्सेस TMG के साथ एक नया फोर्स MA जुड़ गया है, और इसे जोड़ने की वजह आप जानते हैं। आप एक ऐसे ऑब्जर्वर से प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं जो कि एक ऐसे फ्रेम पे बैठा है जो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। सो इस ए एक्सेलरेशन से मूविंग पॉइंट से ऑब्जर्व करने पर हम तभी इस प्रॉब्लम में न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे जब एक स्यूडो एडजस्टमेंट किया जाए। यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में MA बनाने के बाद अब मैं इसमें डायनेमिक्स अप्लाई कर पाऊंगा। यहां पर ध्यान दें, कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि सर इस पॉइंट पे जाने की क्या जरूरत थी, जमीन से ही देख लेते। तो ध्यान दें, ग्राउंड से हम इस ऑब्जर्वेशन को नहीं समझ पाएंगे। आप इस बात को भी समझें कि फर्दर टाइम में जब ये सिस्टम मोशन करेगा तो इस स्ट्रिंग का लेंथ बदलता जाएगा। सो ग्राउंड ऑब्जर्वर को इसका मोशन सर्कुलर मोशन न दिख के रेडियस की इंक्रीजिंग लेंथ के साथ कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में दिखाई देगा, जो कि सर्कुलर नहीं कहा जा सकता है। यही वजह है कि कई प्रॉब्लम में हमें अपने ऑब्जर्वर को ऐसे फ्रेम पे बैठाना पड़ता है जो एक्सेलरेटेड है, लेकिन ऐसा करने से मोशन को सिंपली समझा जा सकता है। अब चूंकि न्यूटन्स लॉ को एक्सेलरेटेड फ्रेम पे अप्लाई नहीं कर सकते आप, तो स्यूडो एडजस्टमेंट से
हम एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सके। वही मैंने किया है। इस पॉइंट पे अपने ऑब्जर्वर को बैठा के एमए लगा दिया है मैंने इसके फ्री बॉडी डायग्राम में मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, और अब ऐसा करने के बाद अब मैं इसमें न्यूटन सेकंड लॉ लिख पाऊंगा। तो क्या होगा, न्यूटन्स लॉ समझें, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पर लगने वाले वो फोर्स जो इस पॉइंट के अलोंग है वो टी है, और जो फोर्स अपोज कर रहे हैं वो एमए और एमजी है, और इन फोर्सेस के रिजल्टेंट को मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, जहां पर मैं इसके एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहा हूं। और आप जानते हैं कि जो पार्टिकल v स्पीड से चल रहा हो उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इस लेंथ l की हेल्प से v स्क्वायर बाय l लिखा जा सकता है। सो t माइनस एम ए माइनस एम जी को एम वी स्क्वायर बाय l लिखा जा सकेगा इनिशियल इंस्टेंट पर। अब ध्यान दें, इस दूसरे ब्लॉक के लिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मानते हुए जो इक्वेशन हम लिख पाएंगे वो होगी mg माइनस टी इक्वल टू एम ए। अब अगर mg माइनस टी इक्वल टू एम ए को मैं इस इक्वेशन में अप्लाई करने की कोशिश करूं तो आइए देखते हैं क्या आउटकम मुझे मिलेगा। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, आप इसे समझें। t माइनस एम जी में से माइनस कॉमन लेके मैं इसे mg माइनस टी लिख रहा हूं, और माइनस एम ए मैं उसी के प्लेस पर लिख दे रहा हूं इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। और अब अगर मैं mg माइनस टी को एम ए अप्लाई करूं इस इक्वेशन 1 की हेल्प से, तो ये बनेगा माइनस एम ए इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। आप ध्यान देते रहे, ये बन गया है 2ma इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर बाय एल, और m को कैंसिल करने के बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया है माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2l। अब ध्यान दें, एक्सेलरेशन को डाउन साइड कंसिडर किया था मैंने लेफ्ट ब्लॉक के लिए, ये मेरा एजम्पशन था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम किसी भी डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन को कंसिडर कर सकते थे, और इसका प्रूफ है ये आउटकम जो माइनस में आके हमें ये बता रहा है कि सर इस ब्लॉक को अपवर्ड जाना चाहिए था। तो मैं बार बार अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर करके आपको यह बताना चाहता हूं कि आप भी एग्जाम में इस पॉइंट को लेके कभी वरी ना करें कि सर नीचे डायरेक्शन में मानूं या ऊपर तरफ मानूं। ये पॉइंट कंसर्न बीच में आना ही नहीं चाहिए। आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को मान के आंसर निकालेंगे, आंसर मैथमेटिकली हमेशा ट्रू आएगा, और उसमें जो प्लस माइनस साइन आएगा वो आपको फाइनली एक इंडिकेशन दे देगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि इस लेफ्ट ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट करना चाहिए, और ऐसा मैं इस ए के निगेटिव आने के बेस पे कह रहा हूं। सो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें पहला और दूसरा ऑप्शन ये थे कि लेफ्ट लोड विल स्टार्ट विद अपवर्ड एक्सेलरेशन, और दूसरा था राइट लोड विल स्टार्ट विद अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो इन दोनों में से पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, लेफ्ट ब्लॉक अपवर्ड एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट करेगा, और अगले दो ऑप्शन हैं लेफ्ट लोड विल बी लोअर इन अ टाइम और राइट लोड विल बी लोअर इन अ टाइम। तो क्लियरली अगर पहले दो ऑप्शन में से लेफ्ट ब्लॉक को ऊपर को जाता हुआ हमने माना है, तो अगले दो ऑप्शन तीसरे और चौथे में से क्लियरली राइट ब्लॉक को ज्यादा लोअर पोजीशन में ही पिक किया जाएगा। तो टाइम बीतने के साथ साथ अगर ये मोशन कंटिन्यू रहता है तो हम कुछ टाइम t बराबर t पर इस राइट ब्लॉक को लोअर पोजीशन में देखेंगे और लेफ्ट ब्लॉक को अपर पोजीशन में। सो इस तरह से सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट अप्लाई करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।